हेलो एवरीवन, माय नेम इज साहिल वर्मा। हम फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल पढ़ेंगे। फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल क्या है कि एक पैनल डेटा का रिग्रेशन मॉडल है। तो मैं सबसे पहले पैनल डेटा का एक रिग्रेशन इक्वेशन लिखता हूँ। हम क्या पढ़ने वाले हैं? फिक्स्ड इफेक्ट मैं पैनल डेटा का रिग्रेशन इक्वेशन लिखता हूँ। वाई आई टी इज इक्वल टू बीटा वन प्लस समीशन। लेट से हमारे पास मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। g इज इक्वल टू एच बीटा जी एक्स जी आई टी प्लस म्यू आई टी। ये हमारी एक पैनल डेटा की रिग्रेशन इक्वेशन है। डिपेंडेंट वेरिएबल, x हमारे मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बीटा हमारा एज यूजुअल इंटरसेप्ट, म्यू आई टी एयर टर्म, बीटा जी स्लोप कोफिशिएंट। हमारे पास यहाँ i और t दोनों हैं क्योंकि हम पैनल डेटा की बात कर रहे हैं। i क्या है? हमारा क्रॉस सेक्शनल यूनिट है। जो कि कोई इंडिविजुअल हो सकता है, कोई फर्म हो सकता है, कोई हाउस होल्ड हो सकता है, कोई कंट्री हो सकता है। तो ये हमारी क्रॉस सेक्शन यूनिट है। टी है हमारा टाइम। ओके, तो ये हमारा एक नॉर्मल जो पैनल डेटा के लिए रिग्रेशन इक्वेशन है वो है। अब इस इक्वेशन को हम ओएलएस के थ्रू एस्टिमेट कर सकते हैं, बट ओएलएस के थ्रू अगर हम इसी इक्वेशन को हम डायरेक्टली अगर हम ओएलएस के थ्रू एस्टिमेट करने जाएंगे तो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होगी। वो प्रॉब्लम की वजह से हमारे जो बीटा कोफिशिएंट है, जो स्लोप कोफिशिएंट है, वो मे बी बायस्ड और इनकंसिस्टेंट आए। तो क्या प्रॉब्लम है वो, और क्यों हम यहाँ फिक्स्ड इफेक्ट की बात कर रहे हैं एक पैनल डेटा में? क्यों हम डायरेक्टली इस इक्वेशन नंबर 1 पर हम क्यों डायरेक्टली ओएलएस अप्लाई नहीं कर सकते, हम इसकी अभी बात करेंगे। तो सबसे पहले कि एक इस पैनल डेटा का फीचर है क्या है कि हमारे पास मल्टीपल क्रॉस सेक्शनल यूनिट होती है। अब हर एक क्रॉस सेक्शनल यूनिट अपने आप में यूनिक है, क्योंकि हर एक क्रॉस सेक्शन यूनिट के कुछ फीचर हैं जो दूसरे से डिफरेंट हैं। तो यहाँ क्या है कि हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास दो हाउस होल्ड हैं, ए और बी। ए और बी हाउस होल्ड की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से ए और बी दोनों हेट्रोजीनियस है। कुछ ऐसी करेक्टरिस्टिक्स जो हेट्रोजीनियस हैं, उनमें से कुछ तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, कुछ हमारे पास अनऑब्जर्व रहती है। ठीक है, मैं अभी थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि ए और बी दो हाउस होल्ड हैं। कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो कि हेट्रोजीनियस है दो हाउस होल्ड के बीच में, कुछ तो हम उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ कि ये जो हाउस होल्ड ए है वो कौन से रिलीजन से बिलोंग करता है। हम अगर डेटा रिलीजन से बिलोंग करता है, अगर हम डेटा कलेक्ट करें और हम उस हाउस होल्ड का रिलीजन पता करें तो हम वो ऑब्जर्व हमारे पास चीज़ हो गई, और ये हम बोलें कि रिलीजन बी है। तो ये क्या है? हमारे पास एक रिलीजन यहाँ पर अभी क्या है कि हमारे पास एक ऑब्जर्व हेट्रोजिनिटी है। हेट्रोजिनिटी क्यों है? क्योंकि रिलीजन ए और रिलीजन हाउस होल्ड ए का रिलीजन अलग है और हाउस होल्ड बी का रिलीजन अलग है, तो हेट्रोजिनिटी है। ऑब्जर्व है क्योंकि हमने इसको कैप्चर कर लिया है। अब अगर मैं इसको लेके अगर इक्वेशन लिखना चाहूँ जो कि हमारे पास ऑब्जर्व है, तो कुछ ऐसे लिख सकता हूँ कि वाई आई टी इज इक्वल टू बीटा वन प्लस बीटा टू रिलीजन प्लस
समीशन g इज इक्वल टू 3 to h बीटा जी एक्स जी आई टी प्लस म्यू आई टी। ये हमारा इक्वेशन हो गया। ये एक वेरिएबल हो गया जो कि रिलीजन को रिप्रेजेंट करता है, और हम इसको रिग्रेशन इक्वेशन में डाल के हम इसका स्लोप कोफिशिएंट निकाल सकते हैं ओएलएस के थ्रू। ओके, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये हमारे पास ऑब्जर्व है। बट ऐसे बहुत से करेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, हम उनको डेटा से कलेक्ट नहीं कर सकते। दो हाउस होल्ड के ऐसे करेक्टरिस्टिक्स जिनको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, जिनका हम डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते, या हमारे पास डेटा नहीं है, कर सकते हैं बट हमारे पास नहीं है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, अनऑब्जर्व्ड हेटेरोजेनिटी। तो हमारे पास दो हाउस होल्ड हैं ए और बी, दोनों के कुछ ऐसे करेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता या नहीं किए गए हैं, तो हमारे पास दो हाउस होल्ड की अनऑब्जर्व्ड हेटेरोजेनिटी है। यही अनऑब्जर्व्ड हेटेरोजेनिटी प्रॉब्लम क्रिएट करती है हमारे रिग्रेशन इक्वेशन में, जो कि हमारे रिग्रेशन इक्वेशन 1 है उसमें, क्योंकि हमने ऑब्जर्व नहीं किया तो वो कहाँ है अभी। हमने इस वेरिएबल में होता तो हमारे पास होती, वो तो हमारे पास ऑब्जर्व होती, तो ऑब्जर्व का कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जो अनऑब्जर्व्ड है वो ये एरर टर्म में कहीं है, तो एरर टर्म में कहीं है तो ये प्रोबेबिलिटी है कि कहीं ना कहीं ये इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल से कोरिलेटेड हो सकती है, जिससे कि प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। दूसरा कि हमने बहुत सारी जो अनऑब्जर्व्ड हेटेरोजेनिटी थी वो एरर टर्म में ही रहने दी है, तो हम बीटा कोफिशिएंट हमारे सही से एस्टिमेट नहीं कर पाएंगे। तो मैं अगर इसको इक्वेशन में लिखना चाहूँ कि मान लो कि मैं बोलूँ कि वाई आई टी इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस समीशन जी इज इक्वल टू 2 to h बीटा जी एक्स जी आई टी प्लस समीशन क्यू और से पी इज इक्वल टू 1 to q, लेट्स से थीटा p और z पी आई प्लस एप्सिलॉन आई टी। अब हमने एक इक्वेशन लिखा है जो ये टर्म है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि हमारे पास मल्टीपल जेड वेरिएबल हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं अनऑब्जर्व्ड हेटेरोजेनिटी की। ये खाली रिप्रेजेंटेशन के लिए है, क्योंकि अनऑब्जर्व्ड हैं तो हमें पता ही नहीं है कि जेड वेरिएबल की वैल्यू क्या है एक्चुअली, या जेड वेरिएबल है क्या, हमें ये भी नहीं पता है। जैसे कुछ वेरिएबल मैं बोल रहा था कि कास्ट, रिलीजन, किसी का हाउस होल्ड का एजुकेशन, ये सब हम कैप्चर कर सकते हैं, बट कुछ ऐसे करेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको हम कैप्चर ही नहीं कर सकते, तो हमें एग्जैक्टली पता ही नहीं है कि जेड वेरिएबल कौन से हैं। तो इस टर्म का कोई मतलब नहीं बचाता है, हम खाली ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कुछ ऐसे वेरिएबल हैं जो कि उस हाउस होल्ड की करेक्टरिस्टिक्स को या उस क्रॉस सेक्शनल यूनिट की करेक्टरिस्टिक्स को बताते हैं। बट एक चीज़ नोट करने वाली है कि मैंने यहाँ टी नहीं डाला है, मैंने सिर्फ आई ही रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि फिक्स्ड इफेक्ट उन अनऑब्जर्व्ड हेटेरोजेनिटी की बात करता है जो कि टाइम इनवेरिएंट है। ओके, जो कि टाइम इनवेरिएंट हेटेरोजेनिटी है उसकी बात करता है। तो हम वो सब अनऑब्जर्व्ड हेटेरोजेनिटी की बात करते हैं जो कि टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। तो पैनल डेटा जिसमें हमारे पास मल्टीपल क्रॉस सेक्शनल यूनिट होती है और मल्टीपल टाइम पीरियड होता है, तो उन क्रॉस सेक्शनल यूनिट की अगर जो अनऑब्जर्व्ड हेटेरोजेनिटी है वो चेंज नहीं होती है, हम उनकी बात कर रहे हैं।
तो इसका समीशन का कोई मतलब नहीं बच जाता है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि जेड वेरिएबल कौन से हैं। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकता हूँ कि वाई आई टी इज इक्वल टू बीटा वन प्लस समीशन जी इज इक्वल टू 2 बीटा जी एक्स जी आई टी प्लस एल्फा आई प्लस एप्सिलॉन आई टी। एक चीज़ और नोटिस की होगी आपने कि मैंने पहले म्यू आई टी लिखा था, बट मैंने इधर एप्सिलॉन आई टी लिख दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये म्यू आई टी था, इसी में हमारे अनऑब्जर्व्ड हेट्रोजेनिटी पहले पड़ी थी, हमने उसको इससे निकाल के अलग किया है, तो मैंने नोटेशन चेंज कर लिया है। अब ये इक्वेशन है, यही इक्वेशन कहलाती है फिक्स्ड इफेक्ट की इक्वेशन। ये जो अल्फा जो आई है, यही वैल्यू रिप्रेजेंट करती है हमारे फिक्स्ड इफेक्ट को, क्योंकि इसका एक फिक्स्ड इफेक्ट टर्म क्यों है यहाँ, क्योंकि इसका एक फिक्स्ड इफेक्ट है ऑन हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल पे। यहाँ भी टी नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये एक अनऑब्जर्व्ड हेट्रोजेनिटी है जो टाइम इनवेरिएंट है। हम टाइम इनवेरिएंट हेट्रोजेनिटी की बात कर रहे हैं। तो जैसे ये अब हम इसको हमें इस चीज़ से हमें इसको हम लेमिनेट करके अगर हम एस्टिमेट करना चाहेंगे, तब जाके हमारा बीटा जो है वो हमारा कंसिस्टेंट और अनबायस्ड बीटा कोफिशिएंट हमें मिलेगा। तो अब हमें इस अल्फा आई को यहाँ से एलिमिनेट करना है। तो उस चीज़ को करने के लिए हमारे पास 3 मेथड हैं। पहला है विद इन ग्रुप फिक्स्ड इफेक्ट, दूसरा है फर्स्ट डिफरेंस फिक्स्ड इफेक्ट, तीसरा है लीस्ट स्क्वेयर डमी वेरिएबल फिक्स्ड इफेक्ट एस्टिमेशन। तो ये हमारे पास 3 मेथड हैं जिसके थ्रू हम इस अल्फा आई से छुटकारा पा सकते हैं। हमें ये अल्फा आई, क्योंकि अल्फा आई ही है जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है एस्टिमेशन में। हमारा मेन पर्पस यहाँ एस्टिमेशन का है कि हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उनके जो स्लोप कोएफिशिएंट है ना, वो अनबायस्ड और कंसिस्टेंट रहे। तो मैं इस अल्फा आई को कैसे हटा सकता हूँ इस इक्वेशन से? इसका पहला तरीका हो गया कि हम विद इन ग्रुप फिक्स्ड इफेक्ट से हम उस अल्फा आई को हटा सकते हैं। कैसे? अगर मान लो कि मैं इस अल्फा आई में से अल्फा बार को, जो कि उसी का मीन वैल्यू है, अब अल्फा आई जो टाइम पीरियड है ना, उस टाइम पीरियड में कांस्टेंट है, क्योंकि हम ऑलरेडी बोल रहे हैं कि ये टाइम इनवेरिएंट है। तो ये अल्फा आई सारे टाइम पीरियड के लिए सेम है। ये सारे टाइम पीरियड के लिए सेम है, एक पर्सन के लिए सारे टाइम पीरियड के लिए ये अल्फा आई सेम है। तो मैं अगर अल्फा आई में से अल्फा बार घटा दूंगा तो ये 0 हो जाएगा, और जो कि हम चाह रहे हैं। तो इसके लिए हम इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं अभी, वाई आई टी माइनस वाई बार आई। ओके, मैंने टाइम पीरियड के हिसाब से इसका मीन लिया और उस मीन को उस वेरिएबल में से घटा दिया है, इज इक्वल टू, अभी हमारे पास इक्वेशन था ये, ओके, बीटा वन भी क्या है? एक कांस्टेंट है, इंटरसेप्ट है हमारा कांस्टेंट। तो बीटा वन में से मैं अगर उसी का
वो मीन वैल्यू घटा दूंगा तो वो भी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, समीशन g इज इक्वल टू 2 बीटा जी एक्स जी आई टी माइनस एक्स बार जी आई प्लस, इधर देखो अल्फा आई था जो हम पहले से ही बोल चुके हैं कि 0 हो जाएगा। अभी बचेगा एप्सिलॉन आई टी माइनस एप्सिलॉन आई माइनस, ये इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन पे हम OLS अप्लाई करेंगे तो जो हमारे बीटा कोफिशिएंट हैं वो अनबायस्ड और कंसिस्टेंट होंगे, ना कि हम जो मैं पहले इक्वेशन थी हम इस पे OLS अप्लाई नहीं कर सकते। अब हमारे पास एक इक्वेशन का ऐसा फॉर्म है जिस पे हम अगर OLS अप्लाई करेंगे तो हमारा कंसिस्टेंट और अनबायस्ड जो हमें बीटा कोएफिशिएंट मिलेगा। बट इसमें प्रॉब्लम हो गई है, हमारे पास कुछ इस चीज़ से प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। प्रॉब्लम ये है कि सबसे पहले तो हमने इंटरसेप्ट जो हमारा था वो नहीं रहा। वैसे प्रैक्टिकल सेंस में इंटरसेप्ट हमें उतना महत्व नहीं रखता है, बट फिर भी हमारे पास बीटा 1 क्या है ये हमारे पास नहीं बचेगा, क्योंकि हम ऑलरेडी उसको एलिमिनेट कर चुके हैं इक्वेशन को रिफॉर्म करने में, उसका दोबारा लिखने में। दूसरा क्या है कि जो ऑब्जर्व्ड हेट्रोजेनिटी थी ना वो भी एलिमिनेट हो जाएगी, हम उसका भी कोएफिशिएंट नहीं निकाल पाएंगे। जैसे कि ये रिलीजन वाला एग्जांपल है ना, ये रिलीजन भी क्या है, ये भी तो कांस्टेंट है ना, रिलीजन कांस्टेंट है बट ऑब्जर्व है, पर कांस्टेंट में से हम उसी का अगर हम निकालेंगे मीन वैल्यू निकाल देंगे तो वो भी 0 हो जाएगा। तो हम जो अल्फा आई को एलिमिनेट करने गए थे हम बीटा 1 को भी एलिमिनेट कर दिए। हम जो टाइम इनवेरिएंट ऑब्जर्व्ड हेट्रोजेनिटी थी वो भी हम एलिमिनेट कर दिए हैं। तो हमारे पास उस बीटा 2 का वैल्यू भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड था फर्स्ट डिफरेंस। फर्स्ट डिफरेंस में ये दूसरा तरीका है कि कैसे हम उस अल्फा आई को एलिमिनेट करें। अब मैं अल्फा आई में से अगर मैं उसकी अल्फा आई में से अगर मैं उसके जस्ट पीछे की वैल्यू घटा दूं तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि इसकी और पीछे की वैल्यू सेम है। तो हम इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, अगर मैं y i t माइनस 1 इज इक्वल टू, अगर मैं अभी बीटा 1 में से भी उसके बीटा 1 की पिछली वैल्यू घटा दूं जो कि बीटा 1 ही है तो वो भी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास ये नहीं बचेगा, g इज इक्वल टू 2h बीटा जी एक्स जी आई टी माइनस एक्स जी आई टी माइनस 1 प्लस एप्सिलॉन आई टी माइनस एप्सिलॉन आई टी माइनस 1, ये बचेगा। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं ऐसे लिख देता हूँ, डेल्टा आई टी इज इक्वल टू समीशन जी इज इक्वल टू एच बीटा जी डेल्टा एक्स आई जी आई टी प्लस डेल्टा एप्सिलॉन आई टी। ये है, इस इक्वेशन पे हम अभी OLS अप्लाई करके हम इसको बीटा 2 जो हमारा है, बीटा जी जो हमारा है वो हम निकाल सकते हैं। बट सेम प्रॉब्लम यहाँ भी है, हम ना तो हम बीटा 1 क्या है वो पता लगा पाएंगे और ना हम बीटा 2 जो कि हम बोल रहे हैं कि ऑब्जर्व्ड हेट्रोजेनिटी है उसको भी हम एलिमिनेट कर दिए हैं। तो अभी क्या है, तीसरा तरीका है उस इक्वेशन को जो
अल्फा आई को एलिमिनेट करने का। हम एलिमिनेट नहीं करेंगे, इसमें हम क्या करते हैं कि जो थर्ड मेथड है लीस्ट स्क्वेयर डमी वेरिएबल, इसमें हम क्या करते हैं कि जो हम बोल रहे हैं कि कुछ एक फिक्स्ड इफेक्ट है अल्फा आई का, उस पे जो फिक्स्ड इफेक्ट है वो क्या बोल रहा है कि हर एक जो इन क्रॉस सेक्शन यूनिट है वो डिफरेंट है, उसका अपना एक इंटरसेप्ट है इनफैक्ट। तो वो हम अगर कैप्चर कर लें इक्वेशन में तो हम फिर से ओ एल एस अप्लाई कर सकते हैं। इस चीज़ को करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम वाई आई टी इज इक्वल टू बीटा वन प्लस बीटा टू बीटा समीशन जी इज इक्वल टू 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 एच बीटा जी एक्स जी आई टी। अब हम क्या कर सकते हैं कि हम हर एक क्रॉस सेक्शनल यूनिट के लिए, मान लो कि हमारे पास दो फैमिली थी ए एंड बी, दो हाउस होल्ड थे, तो दोनों हाउस होल्ड के लिए हम क्या कर सकते हैं कि डमी वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि डमी वेरिएबल है वो उस इंटरसेप्टर को कैप्चर कर लेगा कि जो कि उस पर जो फिक्स्ड इफेक्ट था, जो एक अल्फा आई का जो वाई आई पे, उस चीज़ को कैप्चर कर लेगा। तो मान लो कि मैं उसको बोलूँ ए आई प्लस म्यू आई टी। तो ये जो इक्वेशन है अभी, इस इक्वेशन को एस्टिमेट करके हम फिर से हम फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल एस्टिमेट कर सकते हैं। इस पे डायरेक्टली ओ एल एस अप्लाई हो जाएगा। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये तो हमने लिया कि दो हमारे पास हाउस होल्ड थे, और हमने जैसे एनालिसिस और डेटा 2 लाख से ज़्यादा हाउस होल्ड होते हैं, तो जब इतने ज़्यादा हाउस होल्ड हो तो हमें इतने ज़्यादा डमी वेरिएबल इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे रिग्रेशन इक्वेशन में, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा पैरामीटर हो जाएंगे, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ये इस मेथड का पर्टिकुलर लिमिटेशन है। बाकी अगर हम इसके थ्रू निकालें, चाहे हम विद इन एस्टिमेटर के लिए के थ्रू निकालें, द रिजल्ट विल बी सेम, और इट कैन आल्सो बी मैथमेटिकली इसको मैथमेटिकली भी प्रूव किया जा सकता है। बट ये जो बीटा वन है, ये बीटा वन यहाँ नहीं रहेगा, क्योंकि अभी कुछ एक इंटरसेप्ट नहीं है हमारे पास हर इंडिविजुअल के लिए एक अलग से इंटरसेप्ट है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।